नमस्कार साथियों, अचीवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नगर पालिका एक्ट के बारे में। 2009 से संबंधित हम खूब सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे धारा नंबर 167 से। कहां से स्टार्ट करेंगे? 167 नंबर धारा से पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले बिल्कुल छोटी छोटी धाराएं थी, जिसके अंदर ज्यादा कुछ बड़ा अपन पढ़ने लायक था नहीं, है ना। यहाँ से अपन देखते हैं धारा नंबर 167 हमें क्या बताती है। धारा नंबर 167 क्या बताती है? अप्राधिकृत विकास या योजना से असंगत उपयोग के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब होता है जुर्माना। शास्ति का क्या मतलब होता है? जुर्माना। क्या होता है? जुर्माना। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए नगर पालिका से आपने कोई परमिशन ली, हमने घर बनाना है, हमने बिल्डिंग बनानी है, हमें कुछ भी काम करना है, उसके लिए हमने क्या की कुछ परमिशन ली, सर्टन कुछ काम लिया हमने, परमिशन ली। अब परमिशन लेने के बाद में हम अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या कुछ किया जा सकता है, क्या दंड दिया जा सकता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात है, अगर आप कोई भी विकास काम कर रहे हो, उसके लिए आपने अनुमति नहीं ली है, तो आप पे क्या किया जा सकता है, कोई भी दंड प्रत्यारोपित किया जा सकता है। या फिर आपने अनुमति तो ले ली लेकिन उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हो आप, है ना। क्या हुआ? जैसे मान लो आपने कह दिया कि हमें घर बनाना है साहब, और ऐसे ऐसे करके हम 3 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारे को परमिशन दे दो। नगर पालिका अधिकारियों ने देखा कि हाँ भी सही है, सब कुछ सही है, आपको क्या कर दिया, परमिशन दे दी। अब आपने परमिशन कितनी ली थी? 3 मंजिला की। कितनी मंजिल की ली थी? 3 मंजिल की आपने क्या थी, परमिशन ली थी। आप इसको चक्के 5 मंजिला ठोक दिया। आपने इसको थोड़ा सा यहाँ से भी बढ़ा दिया, थोड़ा सा आगे रैंप ज्यादा रख दिया। तो अब आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आपने अनुमति तो ली थी लेकिन अनुमति के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हो। तब भी आपके ऊपर क्या हो सकता है, जुर्माना प्रत्यारोपित किया जा सकता है। अनुमति वापस लेने के बाद भी विकास कार्य करना। कई बार ये होता है कि आपने क्या किया, परमिशन ली कि हमें इस प्रकार का घर का काम करवाना है, आपको परमिशन मिलेगी, लेकिन आपने क्या किया, कुछ टाइम तक वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया। बाद में ऐसा कोई कानून आ जाता है या फिर आपसे वो अनुमति जो दी गई थी आपको, वो वापस छीन ली जाती है कि अब आप वैसा काम नहीं कर सकते। सपोज दैट मैं अगर आपसे बात कहूं, आपने क्या किया, 2007 में एक परमिशन ली कि मुझे क्या करना है, घर बनाना है। ये क्या बनाना है? कि घर बनाना है। लेकिन 2009 में उस जगह को कोई विकास क्षेत्र घोषित कर दिया या स्पेशल क्षेत्र घोषित कर दिया, है ना, या विशेष क्षेत्र, किसी भी चीज में उसको कर दिया, घोषित कर दिया। अब आपने जो परमिशन ली हुई थी वो परमिशन क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। क्यों इनवैलिड हो जाएगी? क्योंकि उन्होंने परमिशन आपको पहले दी हुई थी कि अगर आपने पहले घर बना लेते तब तो ठीक है, अब आपकी जो परमिशन है वो इनवैलिड हो चुकी है। या फिर ऐसा होता है कई बार कि आपको सरकार ने परमिशन तो दे दी लेकिन उसके बाद ऐसे सर्कमस्टेंसेज आते हैं कि उनको आपसे परमिशन वापस लेनी पड़ जाती है। अब उन्होंने क्या कर लिया, परमिशन आपसे वापस ले ली, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, विकास काम करते जा रहे हो, तब भी आपके ऊपर क्या हो सकता है, दंड प्रत्यारोपित किया जा सकता है। समझाइए यहाँ तक बात? ठीक है। उसके बाद क्या है, विकास के बाद बिना अनुमति के परिवर्तन करना। मैंने आपको शुरुआत में देखी, ये ना सब सारी की सारी चीजें बस लाइन टू लाइन लिखी हुई है, बाकी आप समझने वाली चीज है। भाई मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, अगर कोई विकास क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको कोई भी काम करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कोई भी काम कैसे हो सकता है कि आपने कहा कि आपको घर बनाना है, आपने परमिशन ली कि हमारे को ऐसे ऐसे करके ऐसे घर बनाना है, तो आपको परमिशन मिलेगी तो आप घर बना सकते हो। आप परमिशन के बाद ही आप घर के अंदर कोई भी बाहरी आवरण के अंदर तोड़फोड़ कर सकते हो या उसको रीडिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें आपको पता लगी। अब बताओ, अगर इसमें दंड लगाना तो क्या, क्या किस किस चीज पे दंड लग सकता है? तो सबसे पहली बात क्या होगी, भाई आपको परमिशन लेनी है, आपने परमिशन नहीं ली तो आप पे क्या लगेगा, दंड लगेगा। सब पहली कंडीशन समझ में आ गई। दूसरे नंबर पे क्या बोला जाता है कि आपने परमिशन ली किसी और चीज की, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो किसी और चीज का, तो आप पे फिर से क्या होगा, फाइन वगैरह लगाया जाएगा। या आपसे परमिशन आपने मांगी थी कि हमें परमिशन दी जाए, लेकिन परमिशन आपको नहीं दी गई और फिर भी आप काम करते रहे, तो भी आप पे क्या होगा, जुर्माना प्रत्यारोपित किया जाएगा। या अगर आपने सही तरीके से आपने घर बना लिया, जिसकी आपको परमिशन मिली थी, आपने उसके हिसाब से घर बना लिया, लेकिन बाद में क्या होता है, आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करना है हमारे को, तो आपने बिना नगर पालिका को सूचित किए खुद में क्या करना स्टार्ट कर दिया, उसको चेंजेस करना शुरू कर दिया, तो ये भी क्या आएगा, दंड किससे। या तो कई बातें समझे, यही बातें 4 पॉइंट में अपने यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 167 के अंदर, आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। उल्लंघन करने वाले पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है भूमि के प्रयोग के संबंध में। अगर आपने कोई ऐसा कृत्य किया जिसके अंदर भूमि के प्रयोग से संबंधित कोई काम किया है, तो आप पे कितना जुर्माना लगाया जा सकता है,
5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि भूमि के उपयोग की अनुमति दी गई हो, तो अनुमति समाप्त होने के बाद भी उपयोग जारी करने पर क्या लगाया जाएगा? 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। अपराध जारी रहने पर 500 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये सिंपल सी बात है, अगर आपने भूमि से संबंधित कोई कानून से आपने परमिशन ली थी, आपने पूरा नहीं किया, तो आप पे कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको कोई अनुमति दे दी कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कुछ, जैसे कि आपको एक अनुमति दे दी कि आप आपके घर में शादी है ना, आपके घर में क्या शादी है, आप चाहते हो मैं टेम्परेरी रूप से यहाँ पे कुछ शेड बनाना चाहता हूँ। आपने शेड बना लिए, अच्छे तरीके से रखा इनको, तो इन्होंने कहा कि टेम्परेरी रूप से आपको परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको इनको हटाना पड़ेगा। अगर आप इनको नहीं हटाते हो, इसको परमानेंट रख लेते हो और इसको क्या कर देते हो, किराए पे जाना शुरू कर देते हो, तब क्या किया जाएगा? आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। वो जुर्माना कितना होगा? 2,000 रुपए होगा। अगर आपने जुर्माना लगाने के बाद में भी अगर इसको नहीं हटाया, तो आपके ऊपर 15,000 रुपए, सॉरी 500 रुपए प्रतिदिन, मैंने पूरा महीने का एक साथ बता दिया आपको, है ना? कि 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्या लगाया जाएगा? आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ये क्या है? शासित यानी कि जुर्माना। मेरे हिसाब से धारा समझ में आ चुकी होगी, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। आगे देखते हैं धारा नंबर 168, किसके बारे में बात कर रहे हैं? धारा नंबर 168 के बारे में। अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा काम कर लिया है, कंस्ट्रक्शन का काम कर लिया है, कोई एक्स्ट्रा चीजें आपने बना ली है, तो अब अगर उसको हटाना पड़ेगा, तो उसकी शक्तियां क्या क्या है, उसके बारे में देखना अपन शुरू करते हैं। देखिए, यदि किसी भूमि पर अनाधिकृत विकास किया गया है, तो नोटिस जारी करके निम्न कार्य करने को कह सकती है। मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके लिए आपने परमिशन नहीं ली, चाहे वो आपका कुछ एक पार्ट हो जिसको आपने रिकंस्ट्रक्ट किया हो, या फिर कोई नई आपने बिल्डिंग नहीं खड़ी कर दी हो जिसकी आपने परमिशन नहीं ली है। अगर आपने कोई रीडिजाइन किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, उसकी आपने परमिशन नहीं ली है, उस एवज में आपके खिलाफ नोटिस जारी होगा। या फिर क्या होगा, अगर आपने कोई नई बिल्डिंग बना ली है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपके साथ में एक नया केस जुड़ जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? एक नोटिस मिल जाएगा। क्या क्या काम हो सकते हैं, देखते हैं इसके अंदर। भूमि को पुनः पुरानी स्थिति में लाना। भाई वो सीधा बोलेंगे कि साहब आपने बिना परमिशन के काम किया था, आपने 2 मंजिल बना ली इमारत, बहुत बढ़िया बात है, अब इसको तोड़ दो। अब क्या करो, इसको तोड़ दो। जैसा पहले सिचुएशन थी वैसी सिचुएशन के अंदर भूमि को लेकर के आ जाओ। आपने परमिशन नहीं ली थी, हमने आपसे कहा था परमिशन लेनी है, आपने परमिशन नहीं ली थी, तो अब इसको बिल्डिंग को आपको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो पहले सिचुएशन क्या कर सकती है कि भूमि को वापस उसी सिचुएशन के अंदर ला करके छोड़ दो। दूसरा क्या कर सकता है? अनुमति की अनुपालना सुनिश्चित करना। क्या करना? कि आपको जो अनुमति मिली है उसके हिसाब से काम करने हैं, उसी की अनुपालना करनी है, आपको इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है। नोटिस में क्या है, 1 महीने से अधिक का समय नहीं दिया जा सकता है। जैसे ही आपको मिला कि आपको तोड़फोड़ करनी है, आपको नोटिस दे दिया गया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको सारा सारा काम करना है। तो नोटिस कितने टाइम का दिया जा सकता है? मैक्सिमम 1 महीने का दिया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है? और निम्न निर्देश जारी कर सकते हैं। किसी निर्माण को ध्वस्त करना। क्या करना? कि भाई किसी निर्माण को ध्वस्त करना, ध्वस्त कर सकते हैं। या फिर निर्माण के बदलाव में परिवर्तन करना। आप, उन्होंने आपको बोला कि आप एक काम कीजिए, आपने जैसे घर बना लिया है, कोई बात नहीं, आपने बना लिया है, अब आप एक काम कीजिए, ये दीवारें हैं, इनको आप थोड़ा सा सेट कर लो। भाई जो हमने बाहर से लेआउट दिया है, पूरी पूरी बिल्डिंगों को, पूरी पूरी कॉलोनी को दिया है, उसके हिसाब से थोड़ा गलत है, तो आप क्या कीजिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। या तो पूरे पूरे तोड़ने को कह सकता है, या फिर कहेगा ये पार्ट है, ये हमारे को थोड़ा सही नहीं लग रहा, आप क्या करो, इसको चेंज कर लो। तो क्या करवाया जा सकता है? निर्माण कार्य में क्या किया जा सकता है? बदलाव करवाया जा सकता है। या फिर संरचना के निर्माण करने के लिए कह सकता है कि आपको संरचना है, वो कह सकता है कि भाई देखो आपने घर बनाया, ठीक बात है, आपने बना लिया, अब हमारे अकॉर्डिंग इस प्रकार से बनना चाहिए था। अब आप क्या करो, इसको जैसे भी करके आप या तो जो हमने संरचना दी है उसके हिसाब से बना लो, या फिर आप इसको तोड़ के फेंक दो, बात खत्म ना की बात, है ना? नेक्स्ट क्या है? भूमि के उपयोग को रोकना। सिंपल बात कर देंगे कि भाई आप इस भूमि का उपयोग कर ही नहीं सकते, अब आपको इस भूमि का उपयोग नहीं करना है। यहाँ तक कई बातें समझे। क्या क्या चीजें? अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति होती है। शक्ति में क्या क्या चीजें की जा सकती है? भूमि को पुनः स्थिति में लाया जा सकता है, और इसकी अनुमति होगी, उसकी अनुपालना सुनिश्चित करनी होती है। इसके अंदर नोटिस के अंदर कितने महीने का टाइम दिया जाता है? 1 महीने का टाइम दिया जाता है। नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें की जा सकती है? तो किसी के निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है, भाई इसने निर्माण कर दिया, अब इसको तोड़ दो, कोई बात नहीं। दूसरा क्या किया जा सकता है? निर्माण में बदलाव किया जा सकता है, यार ये चीजें हैं, अगर आप इसको सही कर लो तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं, हम आपको अनुमति दे देंगे।
या फिर संरचना के निर्माण के लिए कहना कि आप इस प्रकार की स्ट्रक्चर क्या कर सकते हो, बना सकते हो, या फिर भूमि के उपयोग को ही रोकना, आपको कहते हैं कि भाई साहब खाली करो, भूमि खाली करो, आप इसके रहने लायक नहीं हो। और देखते हैं इसके अंदर क्या है, नोटिस प्राप्त होने के बाद कोई व्यक्ति अनुमोदन के लिए आवेदन दे सकता है। क्या कर सकता है? अनुमोदन के लिए आवेदन दे सकता है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी पे क्या हो गया, एक नोटिस जारी हो गया कि आपने परमिशन नहीं ली। अब आप क्या कर सकते हो, आपको पता लगा यार ये तो गलती होगी, हमने परमिशन लेनी चाहिए थी, हमने परमिशन नहीं ली है। उसके बाद भी आप क्या कर सकते हो, अनुमोदन ले सकते हो। क्या चलो कोई बात नहीं, हमारे से गलती होगी, और जो फाइन लगा भरेंगे, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वापस से आपसे परमिशन ले सकते हैं। तो आर्टिकल 168 के अंदर क्या बताया गया है कि आप अनुमोदन के लिए आवेदन भी कर सकते हो। अगर आपको अनुमोदन मिल गया, भाई आपने सिंपल सा आपके घर पे ये केस आया कि ये जो आपने घर बनाया है इसके लिए आपने परमिशन नहीं ली थी, 1 महीने का टाइम दिया जा रहा है, हम आपका घर तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसने सोचा कि अरे यार मैं तो बाहर से आया था, मुझे इन बातों के बारे में पता नहीं था। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो विदेश रह रहा है, वो यहाँ पे आता है, आते सार अचानक से उसको फटाफट आया, आते सार बोला कि यार घर बनाते हैं हम। घर बनाना उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। नगर पालिका वाले आ गए, उन्होंने नोटिस लगा के चले गए। उसने जाकर के बताया कि देखिए साहब, मैं बाहर रहता हूँ, मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था। अब नॉलेज नहीं था तो अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हो सकता है कि नगर पालिका अधिकारी बोल दे कि ठीक है, हम आपको क्या कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं बनाने की। तो जिस टाइम पे परमिशन मिल जाएगी, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो नोटिस था उसको रद्द माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा, फिर रद्द माना जाएगा। देखिए, अनुमोदन मिल जाने पर नोटिस निरस्त माना जाएगा, और अनुमति न मिलने पर नोटिस की कार्रवाई करनी होगी। अगर आपको मिल गया परमिशन तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं मिलता है तो आप पे क्या होगी, कार्रवाई होगी। कन्फर्म है ये। समझाए यहाँ तक बात है? अगला देखें, यदि निर्धारित अवधि में नोटिस की कार्रवाई नहीं की जाए तो नगर पालिका के दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। क्या कर सकती है? दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। यदि निर्धारित अवधि में नोटिस की कार्रवाई नहीं की जाए तो नगर पालिका दोषी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, अगर मान लो उसको कहा गया कि आप एक काम करो, हमने आपको एक घर के लिए बोला है कि आपने जो घर बनाया है वो थोड़ा-सा सही नहीं है। आपको क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा, आगे का ये हिस्सा तोड़ना होगा। आपने अतिक्रमण किया, मान लीजिए ऐसा कोई सिनेरियो होता है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है, ऐसी कोई बनावट है जिसको नगर पालिका ने बैन किया है कि आप इस चीज़ को घर पे नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, उस चीज़ को बना दिया। अब नगर पालिका ने क्या किया, आपको 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने के अंदर आपको क्या करना है, इसको तोड़ना है और इसको सही करना है। लेकिन आपने क्या किया, 1 महीने के अंदर काम नहीं किया, नगर पालिका के हिसाब से काम नहीं किया। फिर मान लीजिए नगर पालिका ने कह दिया कि आप एक काम करो, ये बिल्डिंग पूरी तोड़ दो, है ना? जैसे अभी आपने देखा होगा तो शायद नोएडा की बात है, ट्विन टावर को गिराया गया था, है ना? काफ़ी चर्चा में रहा था। ट्विन टावर थे, 2 टावर थे, एक सेम टू सेम हाइट पे थे, सब कुछ था, लेकिन उसमें मानक सही नहीं थे, और इसकी वजह से क्या किया, शायद 2018 या 20 के आसपास की घटना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अगर सर्च करके देखना। ट्विन टावर थे, दिल्ली या एनसीआर के बात है, उनके अंदर क्या किया गया था, इनको गिरा दिया गया था बिल्डिंग्स को। तो ये क्या कर सकती है, अगर 1 महीने के अंदर नोटिस अवधि के अंदर व्यक्ति ने कार्रवाई नहीं की, मतलब अपने हिसाब से नहीं गिराया, तो अब क्या हुआ, कार्रवाई कौन करेगा, नगर पालिका करेगी। नगर पालिका क्या क्या कार्रवाई कर सकती है? सबसे पहली बात, निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जा सकता है। भैया आए, चलो भाई तुमने सब कुछ कर रखा है, लाओ भाई बुलडोजर लाओ, लाओ जी अपने जेसीबी लाओ और तोड़ दो सब कुछ। और क्या कर दो, इसका काम धाम तोड़ दो। तो क्या किया जा सकता है, निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जा सकता है। अच्छा, ध्वस्त तो करे ही करेंगे, लेकिन भाई जेसीबी लेके आए ना, उसका पैसा तू ही भरेगा। भाई तेरे को हमने कहा था कि तू आराम से सारा सारा काम कर दो, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया। तो अब नगर पालिका अगर खर्चा करके जेसीबी बुला रही है तो उसका तेल का, उसका भाड़े का सारा खर्चा भी किससे वसूल किया जाएगा, उसी व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। किससे? जो दोषी है। तो ध्वस्त करने के वे दोषी से वसूले जा सकते हैं। उसके बाद है, वसूली भू राजस्व के रूप में की जाएगी। अब वसूली है जो, वो किसके रूप में की जाएगी, तो अपने लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता है उसके हिसाब से क्या की जाएगी, वसूली की जाएगी। 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अंदर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखिए सिंपल सी बात है, धारा के अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। धारा क्या बता रही है, इससे पहले धारा के अंदर हमने देखा था कि अगर आप कोई अनाधिकृत कार्य करते हो तो आप पे क्या किया जा सकता है, नोटिस जारी हो सकता है। नोटिस जारी कैसे हो सकता है कि नोटिस जारी में आपको बोला जा सकता है कि आप जो काम कर रहे हो उसको यहीं रोक दो, उसको तोड़ दो, या आप क्या करो, इसको इसके लिए परमिशन ले लो। क्या बोला जा सकता है कि इस संरचना में थोड़ा सा बदलाव कर लो, कि आपने जैसे ये बिल्डिंग बना रखी है, इन्होंने बोल दिया कि ये देखो आपने जो 4 पिलर खड़े कर रखे हैं ये गलत है, आपको यहाँ पे 4 की जगह 5 बनाने होंगे पिलर, ठीक है, यहाँ पे 6 बनाने होंगे, 7 बनाने, जितने बनाने होंगे पिलर, इन पिलर के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप सारा काम कर सकते हो। उस समय पे आपको क्या करना है, ये पिलर एक्स्ट्रा यूज करने होंगे। अगर आप पिलर एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो तो इस प्रकार से आपको परमिशन मिल सकती है।
या आपको तोड़ने के लिए कहा जा सकता है, या संरचना में बदलाव करने के लिए कहा जा सकता है, या यथा जैसी भूमि पहले थी वैसा का वैसा करने के लिए कहा जा सकता है। नोटिस कितने टाइम के लिए होगा? 1 महीने के लिए होगा। अब आपने 1 महीने का नोटिस पीरियड आपने सर्व कर लिया और आपने किसी भी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। भई आपको परमिशन ये कहा गया था कि आपको जो आपकी बिल्डिंग है उसको तोड़ना है, लेकिन आपने अब तक तोड़ा नहीं। तो उस कंडीशन में क्या होगा फिर? उस कंडीशन में कार्रवाई कौन कर सकती है? नगर पालिका कार्रवाई कर सकती है। नगर पालिका क्या करेगी? दोषी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। और अगर मान लीजिए जैसा ये प्रावधान है कि उनका घर को ध्वस्त करना है, तो नगर पालिका जेसीबी या फिर अपने जो भी बुलडोजर है उसको बुला करके क्या कर सकती है? आपकी जो बिल्डिंग है उसको क्या कर सकती है? तोड़ सकती है। और जब बिल्डिंग टूटेगी तो उसका जो खर्चा भी आएगा वो भी सरकार किससे लेगी? आपसे वसूलेगी। जो दोषी व्यक्ति होगा उसी से ही वसूले जाएगी। और वसूलने की प्रक्रिया क्या रहेगी? भू राजस्व के रूप में। किसके रूप में? भू राजस्व के रूप में। अच्छा, वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का हो सकता है। यहाँ तक क्या ही बात है समझ में? 169 169 में क्या बोल रहा है? अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। किसके बारे में बात कर रहे हैं? अप्राधिकृत विकास को रोकने की शक्ति। भाई सिंपल सी बात है, कोई ऐसा विकास हो रहा है, ऐसा कार्य हो रहा है जिसके लिए अभी उसको मंजूरी नहीं मिली है। इस कार्य के लिए क्या क्या हो सकता है? यदि कोई निर्माण कार्य चल रहा हो तो नगर पालिका संबंधित व्यक्ति को नोटिस देकर विकास कार्य को रोकने के लिए कह सकती है। भाई सिंपल सी बात है, कोई घर बना रहा है लेकिन घर सही जगह पर नहीं है, उसके लिए सही परमिशन नहीं मिली हुई है, तो नगर पालिका नोटिस देकर बोल सकती है भाई ठीक है, आपने बनाना शुरू कर दिया, आप क्या करो इसको यथा जैसी जैसी सिचुएशन है वैसा का वैसे ही क्या करो, इसको यहीं रोक दो, आपको अब आगे नहीं बढ़ाना है। तो क्या किया जा सकता है? विकास कार्य को नोटिस देकर के क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। समझे बात? यदि निर्माण कार्य नहीं रोका जाता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ प्रतिदिन 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा? 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्या क्या चीज होगी? 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही प्रतिदिन 500 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। समझे यहाँ तक बातें? क्या है कि अगर आपको ये बोला गया कि आपका जो विकास कार्य है उसको आप क्या करो, रोक दो। अभी आपको इसके आगे कोई भी इसके अंदर काम नहीं करना है। आपने कहा ठीक है नहीं करेंगे कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, फिर भी करते जा रहे हो काम। तो आप पे सबसे पहले क्या लगाया जाएगा? 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा कि आप आपने रोका क्यों नहीं काम को। और उसके बाद है अगर आप फिर भी काम करते रहते हो तो 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से आप पे क्या लगेगा? जुर्माना लगेगा। तो ये क्या कर दिया जा सकता है? 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि निर्माण कार्य जारी रखा गया हो तो पुलिस की सहायता से निर्माण स्थल पर श्रमिकों आदि को हटाया जा सकता है। अब किसी ने सोच लिया कि यार कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 500 रुपए तो एक दिन का देना पड़ रहा है, कितने रुपए लग जाएंगे? 15,000 रुपए महीने का दे देंगे, कोई बात नहीं, है ना? उसने क्या बोला कि बिल्डिंग मैं तैयार कराऊंगा सबसे पहले, तो देखी जाएगी जो होगा। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या करेगा नगर पालिका? कुछ ना कुछ तो उसके बाद एक्स्ट्रा अधिकार होने चाहिए। अब नगर पालिका क्या कर सकती है? उसको लगता है कि ये बंदा फाइन से नहीं डर रहा है, 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से फाइन देने को तैयार हो गया है, लेकिन हमें काम तो रुकवाना पड़ेगा। अब काम को रुकवाने के लिए वो क्या करेंगे? वो सीधा पुलिस की सहायता लेंगे और पुलिस को साथ ले जाकर के जितनी भी लेबर लगी होगी उस लेबर को वहां से हटा देंगे। लेबर तो काम करने वाली होती है, लेबर को हटा दिया तो वहां पे काम कौन करेगा? तो सबसे पहले किसको हटा दिया जाएगा? वहां से लेबर को हटा दिया जाएगा। अच्छा, अगर पुलिस की कोई कार्रवाई हुई है, उसका भी कोई खर्चा लगा है, तो वो भी किससे वसूला जाएगा? उसी बंदे से वसूला जाएगा। ये आगे लिखा है। यदि नगर पालिका को ऐसे विकास को रोकने के लिए खर्चा हुआ है तो उसकी वसूली भी की जा सकती है। सारे वसूली भाई मन के फिर रहे हैं अपने ऊपर ही। भाई सिंपल सी बात है, आपको सरकार कुछ परमिशन दे रही है, आपको उस परमिशन उस ग्रांट के साथ ही सारा काम करना पड़ेगा। अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करते तो आप पे जुर्माना लगाया जाएगा। भाई कुछ ना कुछ तो सोच के ही एक डिजाइन किया जाता है, फ्रेमवर्क डिजाइन किया जाता है। यही सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको परमिशन मिलेगी तो आप काम करोगे, अगर परमिशन नहीं मिली तो आप काम नहीं करोगे। फिर भी आप काम करोगे तो आपको जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माना पैसे में हो सकता है, जुर्माना जो आपका कार्य है उसको तोड़ के किया जा सकता है, या जुर्माना किसी भी तरीके से किसी फॉर्म के अंदर हो सकता है। वो उन पे डिपेंड करता है कैसा करके वो कैसा काम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। धारा नंबर 170। धारा नंबर 170 क्या कहता है? अप्राधिकृत अस्थायी विकास का संक्षिप्त हटाया जाना। क्या करना? हटाया जाना। अप्राधिकृत अस्थायी कैसे? जैसे मैं बताता हूं, देखो, यदि कोई भी विकास अस्थायी प्रवृत्ति का है तो उसे 15 दिन का नोटिस देकर हटाने का कहा जा सकता है। खड़ी फसल को शीघ्रता नहीं हटाया जा सकता, इसलिए 6 माह का समय दिया जाता है। भाई सिंपल सी आपको ये बात हो, अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया, एक टीन शेड लगा करके अस्थायी काम कर लिया, रोड के किनारे लगा करके कब्जा कर लिया उसने, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। भाई तूने घर आपने टीन शेड बना करके जो भी आपने एक जुगाड़ तैयार किया है,
आप क्या करो, इसको 15 दिन के अंदर वहां से हटा लो। अगर आपने नहीं हटाया तो आपके खिलाफ क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। समझाइए सारी सारी बातें। क्या बात है, अगर कोई ऐसा आपने कब्जा है या कोई ऐसा विकास का काम किया है जो अस्थायी है, स्थायी नहीं है, मतलब एक तो हो गया कि आपने फटाफट से जाकर के सारी सारी कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी, पूरे बीम कॉलम लगा करके आपने पूरी छत बना के पूरा घर बना दिया, एक तो वो हो गया। एक ये होगा कि आपने क्या किया, जो लोहे की चादर होती है उससे आपने क्या किया, एक दुकान बना ली, उसके यहाँ पे शटर लगा हुआ है। आपने देखा बहुत सारी दुकानें ऐसे मार्केट के अंदर आपको मिल जाती है ना, जिसके यहाँ से खोलोगे तो ये आपकी दुकान बन गई, आप बढ़िया काम करो। और ये क्या है, अस्थायी है। तो इसी अस्थायी जो विकास का काम करो उसको क्या किया जाएगा, रोका जाएगा। कैसे रोका जाएगा, 15 दिन का नोटिस देकर। क्या करके, 15 दिन का नोटिस देकर। अच्छा, एक भी चीज और ध्यान रखना, फसल होती है उसको आप किसी भी कंडीशन के अंदर खराब नहीं कर सकते, चाहे कोई भी कंडीशन हो। अगर आपकी फसल खड़ी है तो सरकार किसी भी हालात में आप पे दावा साबित नहीं कर सकती। वो आपको टाइम देगी कि आप अपनी फसल को काटो, उसके बाद ही आपके जो भी उस भूमि को अगर कब्जे में लेना है, कैसे भी लेना, तो उसके बाद ही ले सकती है। खड़ी फसल पे कोई भी अपना दावा नहीं ठोक सकता है। आप भी देखोगे, अगर आपने कोई फसल का सौदा कर लिया है, मान लीजिए फसल खड़ी है, आपने कोई जमीन का सौदा कर लिया है, तो जब तक वो व्यक्ति वो अपनी फसल नहीं काट लेता तब तक वो जमीन उसी की ही मानी जाएगी। समझ गए भाई, सौदा आपने कर लिया कि जैसे अपन क्या करें, जैसे गाड़ी खरीदी अपने, अपन गए, अपने गाड़ी देखी, इस गाड़ी के अंदर डेक लगा हुआ है, इसके अंदर स्टीरियो सिस्टम अच्छा लगा हुआ है, इसका टायर नए डले हुए हैं, सारा कुछ सही है। आपने सौदा किया कि ये लो जी 12 लाख रुपए है, तो आपने 12 लाख रुपए दिए और गाड़ी लेकर के चले गए। जमीन के केस में ऐसा नहीं होता है। जमीन के केस में क्या होता है, आपने उनको अगर मान लो 1 करोड़ रुपए का सौदा हो तो आपने 1 करोड़ रुपए उनको दे दिए। अब वो कहेगा रुको, मैं आपको जमीन हैंड ओवर कब करूंगा, जब मेरी फसल कट जाएगी। और फसल करने के लिए कम से कम अपन ज्यादा अपन मान के चलते हुए 6 महीने, तो 6 महीने के टाइम उसको दिया जाता है। यही बात यहाँ बताई गई है कि यदि आपने कोई अनाधिकृत कार्य कर लिया है और उसके अंदर कोई खड़ी फसल है तो शीघ्रता नहीं हटाया जाता है, उसको कम से कम कितना टाइम दिया जाता है, 6 माह का टाइम दिया जाता है कि आपको 6 माह का टाइम है भाई, आप क्या करो, उसके बाद में काम अच्छे तरीके से कर लेना। समझे यहाँ तक चीजें। धारा नंबर 170 के बारे में अपन पढ़ रहे थे, आगे देखते हैं। धारा नंबर 171, धारा नंबर 171 क्या कहता है, भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने की मंजूरी। क्या बता रहा है, भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने की मंजूरी। सिंपल सी बात है, भूखंड का उपविभाजन समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए आप एक कोई ये कोई कॉलोनी के, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे हमने बना दिया एक कोई दुकानों के लिए बना दिया, क्या उसके यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक पार्क बना दिया, यहाँ पे हमने बना दिया एक हॉस्पिटल बना दिया, एक स्कूल बना दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक रिहाइश एरिया बना दिया यहाँ पे रहने के लिए, लोगों के लिए, है ना, बढ़िया फैसिलिटी बना दी। यहाँ पे हमने फिर से कुछ दुकानें काट दी, यहाँ पे दुकानें रहेगी, इंसान को किसी को शॉपिंग वगैरह करनी हो तो कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेन गेट हो गया। अब क्या है, आपको इस कॉलोनी के अंदर कहीं भी जाने के लिए बढ़िया सड़कों की जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी, बढ़िया सड़कों की जरूरत पड़ेगी आपको कहीं भी जाने के लिए। अब सड़कों के लिए आपको क्या परमिशन लेने की आवश्यकता है, जो आप अपनी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे सड़कें बना रहे हो, जैसे इधर को सड़क बनानी है तो ये हो जाएगा, इधर सड़क बनानी है तो ये हो जाएगा, इधर सड़क बनानी है तो ये हो जाएगा, इधर बनानी है तो ये हो जाएगा, यहाँ बनानी है तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप सड़कों के बारे में कर सकते हो। आप कोई भी ये जो भूखंड है, इस भूखंड के अंदर क्या बनाया हमने, उप भूखंड। क्या बनाए, इन्हें बोलते हैं उप भूखंड। उप भूखंड को जोड़ने के लिए अगर हमें सड़क की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। आपने कोई कॉलोनी काटी है, उसके अंदर अगर आपको सड़क बनानी है, भाई सड़क तो बनानी पड़ेगी आपको। आवागमन कैसे हो पाएगा, ऐसे तो है नहीं कि आपने क्या किया, ये आपका प्लॉट है, आपने क्या किया, सबके घर काट दिए ऐसे, चलो जी ये इसका, अगर ये इसका, अब ये जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे जाना है तो ये वाला जाएगा कहाँ पे, सड़क होनी चाहिए बीच में। तो ये सड़क बनाने के लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप आराम से खुद भी बना सकते हो। ये ऑब्वियस बात है, अंडरस्टूड मैटर होता है कि हमें सड़क बनानी होगी। यही बात इसके अंदर धारा के अंदर बताई गई। क्या बताई गई, देखो देखे, नगर पालिका की अनुमति से आप क्या कर सकते हो, उप विभाजन, पुनर्गठन या निजी मार्ग का क्या कर सकते हो, निर्माण कर, क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो। राज्य सरकार के नियमों के अधीन नगर पालिका मंजूरी देने से मना कर सकती है, इस संबंध में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए राज्य सरकार का कोई नियम आया हुआ है कि आप यहाँ पे कॉलोनी नहीं काट सकते, ये कोई एग्रीकल्चर लैंड है, आप यहाँ पे कॉलोनी नहीं काट सकते। लेकिन किसी व्यक्ति को ये ने सोचा कि क्यों मैं ये लैंड को ले लेता हूँ और लेने के बाद क्या करूँ, इसको अभी ये मेरे को सस्ती मिल रही है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो इसके बाद मैं क्या करूंगा,
अपने रिहायशी है या फिर अपने रेजिडेंशियल के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में इसको मैं प्लॉट काट-काट के बेचना स्टार्ट कर दूँगा। लेकिन जैसे ही वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए अप्रूवल लेने के लिए गया, तो उन्होंने ट्रांसफर करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये भूमि तो एग्रीकल्चर लैंड ही ले सकती है। अब उस बंदे को तो हो गया नुकसान। उस बंदे को क्या हो गया? नुकसान हो गया। नुकसान होगा तो इसकी क्षतिपूर्ति सरकार नहीं देगी भाई। सरकार ने ठेका नहीं लेगा इस चीज़ का। सरकार ने कहा नहीं मिली तो नहीं परमिशन मिली। तो क्या है, राज्य सरकार के नियमों के अधीन नगर पालिका मंजूरी देने से मना भी कर सकती है। इस संबंध में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं दी जाए। नेक्स्ट देखते हैं, मंजूरी के विरुद्ध निर्माण को नगर पालिका हटाने को कह सकेगी। अवमानना करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अवमानना करने पर क्या लगाया जा सकता है? 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अवमानना जारी रहने पर 200 रुपए प्रति माह का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अंदर 200 रुपए, ध्यान रखना, बाकियों ने कितना था? 500 रुपए अतिरिक्त जुर्माना था। इसके अंदर कितना है? 200 रुपए। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी चीजें, क्या कहा अपन, क्या क्या बातें कर रहे हैं। देखो सिंपल सिंपल बातें हैं कि परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन नहीं ली तो क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, कैसे कैसे उनका निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जा सकता है, उसके ऑर्डर जारी हो सकते हैं, उसको नोटिस दिया जा सकता है। अगर व्यक्ति ने नोटिस को सर्व नहीं किया और सारे काम नहीं रुकवाए, या फिर जो उसको संरचना में बदलाव करने के लिए कहा गया था, या फिर उसको जो तोड़ फोड़ करने के लिए कहा गया था, या फिर जो बिल्डिंग तोड़ने के लिए कहा गया था, अगर वो व्यक्ति वो बिल्डिंग नहीं तोड़ता है, नगर पालिका का कहना नहीं मानता है, तो नगर पालिका खुद बुलडोजर जेसीबी ला करके वो सारा सारा काम तुड़वा सकती है। अगर वो नगर पालिका तुड़वा लेती है तो उस केस के अंदर क्या होगा? तो उस केस के अंदर क्या होगा? जितना भी पैसा खर्चा आएगा वो सारा सारा कौन देगा? व्यक्ति खुद देगा, है ना। कितना जुर्माना लगाया जा सकता है उसके ऊपर? 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। और प्रतिदिन कितना जुर्माना लगाया जाएगा? 500 रुपए के हिसाब से जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अच्छा, इस केस के अंदर अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो जुर्माना भरता जा रहा है और वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं रोक रहा है, तो इस केस के अंदर अतिरिक्त पुलिस को बुला करके भी क्या किया जा सकता है? वहां के श्रमिकों को हटाया जा सकता है। श्रमिकों को तो कह सकते हैं ना कि आज के बाद आप यहाँ पे काम नहीं करोगे, तो यही बात है। उसके बाद इन्होंने क्या बताया कि आप अगर ऐसा कोई काम करते हो तो काम पे करते टाइम भी आप पे जो विकास कार्य है उसके ऊपर भी क्या लगाई जा सकती है? रोक लगाया जा सकता है। और अगर कोई अस्थायी कार्य है, आपने कोई अस्थायी ऐसा कोई कब्जा कर रखा है, तो उसमें आपको 15 दिन का नोटिस देकर के क्या किया जा सकता है? आपको खाली करवाया जा सकता है। लेकिन अगर रही बात फसल के मामले में, तो अगर कोई फसल खड़ी है तो मैक्सिमम 6 महीने का टाइम देकर के उस चीज को भी खाली करवाया जा सकता है। फिर हमने देखा था भूखंड के क्या किए जा सकते हैं? उपविभाजन किया जा सकते हैं और वहां पे सड़कें भी बनाई जा सकती हैं। ये किसकी परमिशन से? नगर पालिका की परमिशन से। अच्छा, अगर नगर पालिका ये परमिशन नहीं दे तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर ये हो सकता है कि जो जुर्माना है, सॉरी क्षतिपूर्ति है, वो भी आपको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कह सकते कि अब हमें क्या करो, आप क्षतिपूर्ति दो। उसके साथ साथ में क्या है, मंजूरी के विरुद्ध निर्माण करने पे आपको काम करने के लिए हटाया जा सकता है, और अवमानना करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, और अतिरिक्त प्रतिदिन कितना लगाया जाएगा? 200 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। मेरे हिसाब से छोटी छोटी सी धारा थी, आपको समझ में आ रही होगी, है ना। आगे देखते हैं अपन। आगे क्या है? धारा नंबर 172। धारा नंबर 172 क्या कर रहा है? उपगत व्यय की वसूली। क्या है? उपगत व्यय की वसूली। उपगत व्यय का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको खाली करवाने में आपको कोई भी आप पे खर्चा हो रहा है, आपके जो जो भी आपको नोटिस दिया गया है, अगर आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया, उसके बाद नगर पालिका का कोई उपव्यय लग रहा है, अगर एक्स्ट्रा से कोई खर्चा आ रहा है, एक्स्ट्रा कुछ से कोई बर्डन आ रहा है, तो सारा का सारा बर्डन जो 168 में, 169 में, 170 में, 171 में अंतर्गत कोई भी खर्चा किया गया हो, वो नगर पालिका भूमि के स्वामी से क्या करेगी? वसूलेगी। ये एक क्लैरिफिकेशन है सिंपल सा, कि भाई साहब ध्यान रखना, 168, 169, 170, 171, इन 4 धाराओं के अंदर अगर आपसे कोई भी अपराध होता है, या फिर आप इनके हिसाब से आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है, और उस कार्रवाई के अंदर कोई खर्चा लगता है, तो खर्चा किससे वसूला जाएगा? आपसे वसूला जाएगा। नगर पालिका खुद की जेब से कुछ भी नहीं लगाएगी। समझ गए यहाँ तक की बात है? देखते हैं आगे। 172 के बाद में है 173। 173 क्या है? परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और विषय वस्तु। क्या है? परियोजनाओं का बनाया जाना और इनका विषय वस्तु। देखते हैं क्या कुछ चीजें इसके अंदर। क्षेत्र में एकीकृत विकास और विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए नगर पालिका स्कीम बना सकती है। क्या कर सकती है? स्कीम बना सकती है। अ, अपने एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर क्या करना है? हमें विकास कार्य को अंजाम देना है। उसके लिए हमें क्या करनी है? कुछ स्कीम्स बनानी है। तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ स्कीम्स बना सकते हैं। क्या क्या स्कीम हो सकती है, देखते हैं। इन योजनाओं में निम्न प्रावधान किए जा सकते हैं। योजना में शामिल भूमि का नक्शा तैयार करना। जो हमारे पास भूमि है
उस भूमि का क्या किया जाएगा, प्रॉपर रूप से नक्शा बनाया जाएगा। यहाँ पे ये बिल्डिंगें बनेगी, यहाँ पे ये बिल्डिंगें बनेगी, यहाँ पे ये बिल्डिंगें बनेगी, यहाँ पे ये बिल्डिंगें बनेगी। फिर क्या है, किसी भूमि को सड़क, पार्क, शॉपिंग सेंटर, अस्पताल, आवास के लिए आरक्षित किया जा सकता है कि इस भूमि पे क्या होगा, अस्पताल बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, आवासीय क्षेत्र होगा, यहाँ पे क्या होगा, हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, स्कूल बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, पार्क बनेगा। भूमि का उपविभाजन किया जा सकता है कि ये एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसके सॉरी इलाका है, इसके हम क्या कर सकते हैं, इसको उपविभाजन में बांट सकते हैं। उपविभाजित भूमि को भूमि स्वामियों के ऊपर अधिकार देना, आप क्या कर सकते हो, भूमि स्वामी को भी क्या कर सकते हो, इसके ऊपर अधिकार दे सकते हो कि आप भी क्या करो, इसके अंदर काम करना स्टार्ट करो। और क्या क्या है, पूर्व निर्मित संरचना को हटाना, आपकी कोई पुरानी अगर आपने कोई बिल्डिंग बना रखी है और लगता है कि जर्जर अवस्था है तो उसको हटाया जा सकता है। मार्गों का क्या करना, निर्माण करना, जल निकास, रोड लाइट, संचार आदि की व्यवस्था करना, साफ सफाई की क्या करना, व्यवस्था करना, संपत्तियों का विक्रय करना या पट्टे देना, धार्मिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय अभिरुचि की संपत्तियों का रख रखाव करना, दिव्यांगों, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी आदि के लिए जमीन आरक्षित करना। सिंपल सी बात है, अपन आगे थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद आपको साथ साथ समझाते हैं। और क्या क्या चीजें हैं, भवन निर्माण के नियम बनाना कि भाई किस प्रकार से भवन बन सकता है, वो नियम बनाना। निम्न में से कोई विशेष प्रावधान कर सकते हैं, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्र स्वामित्व और समय अवधि के लिए उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए क्या किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को एक लीज होल्ड पे क्या जा सकती है, जमीन दी जा सकती है। वह सीमा जिस तक भूखंडों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, एक सीमा भी तय की जा सकती है कि आप इस टाइम तक क्या कर सकते हो, आप जो भी काम करना चाहो कर सकते हो, उसके बाद ये नियम आ जाएंगे, उसके बाद आपको हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। लागत का वह भाग जो नगर पालिका द्वारा वहन किया जाएगा, निचली दलदली या अस्वास्थ्यकर भूमि में क्या किया जाएगा, सबसे पहले सुधार किया जाएगा। मान लीजिए कोई, आपको आगे समझाते हैं, पहले ये देखो, एक काम क्या किया गया, एक बिल्डिंग के लिए तैयार किया गया नक्शा, क्या किया गया, एक नक्शा तैयार किया गया। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, इसके अंदर इन्होंने किया कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक पार्क बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक स्कूल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एक खेल का मैदान बनेगा या पार्क बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका अस्पताल होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीजें, दुकानें होगी। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कुछ चीजें, जैसे आपने एक नक्शा तैयार कर लिया, नक्शे के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है, आप कुछ चीजों के लिए जगह आरक्षित कर सकते हो, भाई यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग ही बनेगी, आप यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बना सकते, यहाँ पे सिर्फ पार्क ही बनेगा, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी और नहीं बनेगा, यहाँ पे सिर्फ स्कूल ही बनेगा, स्कूल के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, यहाँ पे अस्पताल के लिए जगह छोड़ी गई, यहाँ पे अस्पताल हॉस्पिटल ही बनेगा, ये पार्क के लिए भूमि छोड़ी गई, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी, पार्क या फिर भूमि ही बनाई जा सकती है। यहाँ तक की बातें समझे। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, यहाँ पे स्वामियों को क्या दिया जा सकता है, जमीन दी जा सकती है, लीज होल्ड पे या फिर फ्री होल्ड पे, कैसे भी स्वामित्व में दिया जा सकता है कि आप क्या करो, कुछ भी काम करना स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। फिर क्या है, यहाँ पे पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी, यहाँ पे जो लाइट्स होती है ना, रोड पे जो लाइट्स होती है उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की जाएगी। आपको पानी की निकासी की, मान लीजिए कल को ज्यादा बरसात आएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अच्छा वहाँ पे सीवरेज सिस्टम भी वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ साथ में आपको निर्माण कार्य करने के लिए भी कह सकती है, क्या कर सकती है, निर्माण कार्य करने के लिए भी कह सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है, जैसे कि देखिए हमने क्या किया, एक हमने डिजाइन तैयार किया कि हमारे को क्या करना है, यहाँ पर घर बनाना है, ये हमने क्या किया, कोई नक्शा तैयार कर लिया। इस नक्शे के अंदर क्या था, हमें ये बनाना है अस्पताल, क्या बनाना है, अस्पताल बनाना है, ये है अस्पताल। ये हमने क्या बनाना है, स्कूल बनाना है। यहाँ पे क्या होगा, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, क्या बनेगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंगें बनेगी। अब हमने क्या किया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने के लिए ठेका दे दिया किसी एक पर्टिकुलर प्राइवेट पर्सन को कि तुम यहाँ क्या करोगे, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाओगे। अब इस व्यक्ति ने क्या किया, यहाँ पे ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाई नहीं। अब इसके नहीं बनाने से क्या होगा, अब इन्होंने यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग जल्दी से बनाई नहीं, तो ये जो हमारी रूपरेखा थी, स्कूल बनाएंगे तो स्कूल में बच्चे कहाँ से आएंगे, तो स्कूल खराब। अस्पताल में अगर खाली पड़ा रहेगा अस्पताल, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बने तो इसका यूज कौन करेगा, खाली दे देगी, यहाँ पे दुकानें कौन खरीदेगा, जब यहाँ पे रहने वाले कोई लोग ही नहीं है तो दुकानें खरीद के लोग करेंगे क्या, इसे लोग भी यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम देखेंगे कई बार क्या होता है, नगर पालिका खुद कहती है कि आप क्या करो, फटाफट जल्दी से जल्दी हो सके तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना है आपको। तो ये भी कहा जा सकता है, सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि आपको काम रोकना पड़ेगा, आपको ये भी कहा जा सकता है फटाफट काम शुरू भी करो, आप क्या करो, फटाफट काम शुरू भी करो। इसलिए आपने कई बार देखा होगा, आप किसी बढ़िया जगह पे जाते हो
तब आपने देखा होगा एक प्लॉट पड़ा होता है, ये प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक छोटा सा कमरा बनाया होता है, बाकी सारी जगह पे क्या है, घास वास उगी होती है, यहाँ पे एक गेट रखा होता है। वो सिर्फ क्या है, उन्होंने ये दिखा दिया, ये भी खाना पूर्ति होती है, उन्होंने भी क्या कर दिया, सिर्फ दिखा दिया कि देखो हमने क्या कर रखा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रखा है, हमारा ये प्लॉट रहा, ये हमारा घर रहा, हमने एक ही कमरे की बात थी, हमने एक कमरा बना रखा है, बात खत्म। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, अपने इन चीजों को रोकने के लिए कि हमारे पे फालतू का कोई जुर्माना न लगे, हमारे पर किसी चीज का दबाव न पड़े, इसलिए वो क्या करते हैं, एक रूम बना करके छोड़ देते हैं। यहाँ तक की बातें समझ गई, इन्हीं चीजों को वापस से अब देखते हैं अपन, क्या क्या चीजें यहाँ पे 173 के अंदर क्या क्या चीज बताई गई है, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। मार्गों का निर्माण करना, मार्गों के साथ साथ में और क्या क्या चीजें हैं, जल निकास, रोड लाइट, संचार आदि की व्यवस्था करना, इसके साथ में साफ सफाई की व्यवस्था करना, संपत्तियों का विक्रय करना, जितनी भी यहाँ पे संपत्तियां उनके पट्टे देना या विक्रय करना, या फिर धार्मिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय अभिरुचि की संपत्तियों का रख रखाव करना। अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई आपने कोई चीज बनाई कि हमें क्या करना है, इस एरिया को डेवलप करना है, और उस एरिया के अंदर मान लीजिए कोई एक ऐसा मीनार आ रही है जो आज से 300-400 साल पहले मुगलों के टाइम पे बना हुआ है, या फिर अपने चंद्रगुप्त के टाइम का कोई मीनार बना हुआ है, तो तो सुरक्षा करनी पड़ेगी ना। तो उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाएगी, इसी के अंदर हम कानून बना के करेंगे। दिव्यांगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं यार, ये जो हम घर बनाएंगे ना, इसमें ना एक घर हम दिव्यांगों को देंगे, हम इसके अंदर 2 घर ईडब्ल्यूएस के लिए अलग से रखेंगे, हम एससी एसटी के लिए भी घर से व्यवस्था करके जाएंगे। ठीक है, इनके लिए जमीन भी क्या की जा सकती है, आरक्षित की जा सकती है। और देखते हैं, भवन निर्माण के नियम बना दें कि भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे काम कर सकते हो आप। प्रत्येक भूखंड का क्षेत्र स्वामी या स्वामित्व या फिर समय अवधि के लिए स्वामित्व बनाया जा सकता है किसी को। वह सीमा जिस तक भूखंडों के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है वो बनाई जा सकती है। उसके बाद निचली या दलदली या अस्वास्थ्यकर भूमि में सुधार। सिंपल सी बात समझो, मान लीजिए कोई एक कॉलोनी है जो इस प्रकार से ऐसे इसमें बीच में खड्डा बना हुआ है। अब इस खड्डे की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्या है, पानी इकट्ठा हो जाता है, और पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ पे मच्छर होते हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां फैलती है, यहाँ से भी जमीन के टुकड़ा खराब होता है, ये पानी जब यहाँ पे पहुंचता है तो दलदल दलदल बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको अगर कॉलोनी काटनी है तो आपको क्या करोगे, आप अगर कोई ऐसा भूखंड तैयार कर रहे हो, विकास क्षेत्र कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले उसको समतल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें मिट्टी विट्टी डालनी पड़ेगी, मिट्टी डालने के बाद इसको क्या किया जाएगा, एकदम समतल किया जाएगा, और जब समतल हो जाएगा उसके बाद क्या किया जाएगा, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा सकता है। तो जो भी दलदली भूमि होगी या फिर अस्वास्थ्यकर कोई भूमि होगी तो सबसे पहले उसमें क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। क्या की बातें समझ गई, आगे देखते हैं। धारा नंबर 174, ये क्या कहती है, परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी। परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी क्या हिसाब से होगी वो देखते हैं। किसी भी विकास क्षेत्र में प्रस्ताव पारित करके परियोजना बनाई जा सकती है। तो कोई भी एक ऐसा विकास क्षेत्र के लिए हमें क्या करना है, प्रस्ताव पारित करना है, और जैसे ही प्रस्ताव पारित होगा उसके बाद क्या हो जाएगी, योजना शुरू हो जाएगी। उसके बाद क्या है, परियोजना की घोषणा के 30 दिन में राजपत्र में अधिसूचना देनी होगी। जैसे हम कोई परियोजना हम घोषित ना करें कि हम ऐसे करके ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो उसकी सूचना कितने दिनों के अंदर देनी होगी, 30 दिनों के अंदर राजपत्र में घोषित करनी होगी। 1 वर्ष में नगर पालिका परियोजना तैयार करेगी। क्या करेगी, 1 वर्ष के अंदर नगर पालिका परियोजना तैयार करेगी। लोगों से आपत्तियां, अब देखो ये बार बार बातें रिपीट हो रही है, तो बार बार समझाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं होगी कि आपत्तियां क्या है, आपत्तियों को क्यों लिया जा रहा है ना। हम बार बार इसको पढ़ चुके हैं, अब तो बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो सिंपल सी बात है, लोगों से आपत्तियां मांगी जाएगी, जिसके लिए 30 दिन का क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। आपत्तियों पर विचार करने के बाद योजना को अनुमोदित किया जाएगा। अंतिम योजना को राजपत्र में, गजट में क्या किया जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी भूमि जो नगर पालिका में निहित हो, जिस पर विकास के लिए किसी भी निर्माण या व्यक्ति को हटाने की आवश्यकता न हो, उपरोक्त प्रावधान लागू। यहाँ तक की बातें समझ गई, सिंपल सी धारा है 174 नंबर। क्लेरिफिकेशन मान लो आप सीधा सीधा इसको, है ना, तो आराम से धारा होने वाली है 174 नंबर धारा। आगे देखते हैं 175 नंबर धारा, पुनर्विकास स्कीम। पुनर्विकास स्कीम क्या है, ऐसे भवन जो मरम्मत के अभाव में मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, जहां प्रकाश, हवा, रास्ते आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी उस क्षेत्र को पुनर्विकास योजना में बना सकेगा। आप लोगों ने, अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हो तो जयपुर में प्रताप नगर साइड में बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज है जहाँ पे आज से मैं कहूँ 5 या 10 साल पहले कबूतर बोलते थे। वहां पे मतलब घास उगा हुआ था, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, सारी एकदम खाली पड़ी थी। ठीक है, लेकिन आज देखे तो उनमें पूरा रिहायशी इलाका एकदम बन चुका है, पूरी सारी से बिल्डिंगें बुक हो चुकी है, बड़े महंगे महंगे तौर पे वहाँ पे किराए पे मिल रही है मकाने।
है ना? अब क्या हुआ अचानक से ऐसा? वो कई सालों तक उनको वैसे ही पड़ा रहा, उनके ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दी। फिर अचानक से एक दिन कोई वहाँ का नगर पालिका का मुखिया अधिकारी था, उसकी नज़र पड़ती है। वो कहता है ये एरिया इतने दिन से ऐसे ही खराब हो रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसकी यहाँ पे जर्जर अवस्था हो चुकी है, क्यों ना इसको अगर तैयार किया जाए, वापस इसकी मरम्मत की जाए, उसका जीर्णोद्धार किया जाए, तो उसके बाद संभवतः ये क्या हो जाएगा, अपने लिए रहने लायक हो सकता है, ये भी क्या हो सकता है, एक एसेट्स बन सकता है। तो उसे दिखाने का क्या बढ़िया तरीके से असर काम किया, बढ़िया रंग रोगन करवाया, बढ़िया उसकी रंगाई पुताई की, बढ़िया तरीके से उसको साथ साथ तैयार किया, मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद उसको बेचना स्टार्ट कर दिया और उनको लोगों को देना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा काम कर किया जा सकता है। क्या होता है, ऐसा भवन जो मरम्मत के अभाव में मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, जहां प्रकाश, हवा, रास्ते आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस क्षेत्र को क्या कर सकता है, पुनर्विकास योजना में शामिल कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी ये भी धारा आप लोगों को। आगे देखते हैं। धारा नंबर 176, परियोजना और स्कीम का अनुमोदन के लिए नगर पालिका को प्रस्तुत करना। कोई भी परियोजना है या स्कीम है, उसके अनुमोदन के लिए नगर पालिका को क्या करनी होगी, उसको प्रस्तुति देनी होगी। क्या इसमें क्या बताया जा रहा है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रत्येक योजना, क्या प्रत्येक योजना, पुनर्विकास योजना कौन सी, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ऐसी बिल्डिंग जो जर्जर अवस्था में है, सही अवस्था में नहीं है, जिनके यहाँ की प्रकाश की व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पे अभी गेट वगैरह नहीं लगे हुए हैं, खूब सारी घास उगी है, जर्जर अवस्था में पड़ी है, ऐसे को पुनर्विकास करना है। या परिवर्तित योजना को अति शीघ्र नगर पालिका के सम्मुख क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। ये प्रस्तुत करेगा कौन, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर क्या करेगा, अगर ऐसी कोई स्कीम बनाता है तो उसको सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत करेगा, नगर पालिका के सम्मुख क्या करेगा, प्रस्तुत करेगा। उसके बाद इसके ऊपर क्या की जा सकती है, कोई कार्रवाई की जा सकती है। नगर पालिका नियमों के अधीन योजना को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो चाह रहे हैं, मैं एक ऐसी योजना बना रहा हूँ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर एक लेके आते हैं कि मैं एक योजना लेके आया हूँ कि मैं इस प्रकार से काम करना चाहिए, तो वो लागू कैसे होगा, या तो वो क्या हो, अपना जो ये म्युनिसिपल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हो, तब तो स्वीकार हो जाएगा। अगर अपने म्युनिसिपल एक्ट 2009 के विरोध में है या उसके साथ में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। समझे इस धारा का मतलब क्या है? भाई कानून के हिसाब से है तो हम उसको लागू कर लेंगे, अगर कानून के हिसाब से नहीं है तो उसको हटा देंगे। सिंपल, इतना सोचना क्या है उसके अंदर। समझ आएगी बात यहाँ तक? चलिए देखिए आगे देखते हैं हम अपन। देखो अब बात करते हैं अपन आगे के बारे में। धारा नंबर 178। धारा नंबर 178 क्या कहता है, स्कीम का व्यपगत होना। स्कीम का व्यपगत होना मतलब लैप्स होना। लैप्स होना सिंपल सी बात है, एक चीज समझो कि जैसे अगर मान लीजिए आपको सरकार ने किसी काम के लिए कुछ पैसे दिए हैं, ठीक है, कि आपको ये काम करना है और अगले 1 साल के अंदर आपको 2 करोड़ रुपए दिए कि आपको 2 करोड़ रुपए खर्च करने हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। अब मान लीजिए आपने क्या किया, उन 2 करोड़ रुपए का यूज नहीं, तो कई बार ये होता है कि आपके 2 करोड़ रुपए क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं बाद में। आपको अगले साल फिर से 2 करोड़, सिंपल सा आप समझते हैं कि एक कोई स्कीम है जैसे एमपी लेड है, हाँ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, एक स्कीम है एमपी लेड, जिसके तहत क्या मिलता है, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 5 करोड़ रुपए मिलते हैं प्रत्येक सांसद को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। क्या करने के लिए, अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए। कितने मिलते हैं, 5 करोड़। कब मिलते हैं, प्रत्येक वर्ष मिलते हैं। मान लीजिए किसी सांसद ने अपना जो काम किया तो उसने सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च किए उस खाते में से, अब बचे उसके पास 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए का वो यूज नहीं कर पाया, तो क्या ये 2 करोड़ रुपए अगले साल उसको जो 5 करोड़ मिलेंगे उसके अंदर जुड़ के मिलेंगे, या ये 2 करोड़ रुपए समाप्त हो जाएंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो अगर 2 करोड़ रुपए समाप्त हो जाते हैं तो हम बोलेंगे कि ये कैसा फंड था, लैप्स होने वाला था। कैसा था, व्यक्तिगत होने वाला था। और अगर ये 2 करोड़ रुपए खत्म नहीं होते, ये अगले साल इन 5 करोड़ में जुड़ के वापस से 7 करोड़ मिल जाते हैं, तो हम इसको बोलेंगे नॉन लैप्सेबल फंड बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, नॉन लैप्सेबल फंड, या फिर अव्यक्तिगत जो राशि है वो बोलेंगे इसको। ये तो सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना। आपके आ भी सकता है इकोनॉमिक्स में बहुत तीसरे चैप्टर के अंदर बहुत बढ़िया चैप्टर आपका एमपी लेड स्कीम है, एमएलए लेड, एमपी लेड, है ना, ऐसी स्कीम्स है। तो पहला कंसेप्ट आप समझ गए कि व्यक्तिगत किसे कहते हैं और अव्यक्तिगत किसे कहते हैं। इस धारा नंबर 178 के अंदर क्या बताया गया है, यदि अनुमोदित स्कीम प्रकाशन के 2 वर्ष में नगर पालिका क्रियान्वयन न कर पाए तो उसे अव्यक्तिगत क्या किया जाएगा, माना जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा उस स्कीम को। एक सिंपल सी बात है, नगर पालिका ने क्या किया, एक स्कीम लेकर के आई कि हम ऐसा करके ऐसा कुछ काम करेंगे, और अगले 2 साल तक उस पर कोई काम ही नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि वो स्कीम क्या हो चुकी है, अब समाप्त हो चुकी है, वो स्कीम क्या हो चुकी है, उस टाइम पे खत्म हो चुकी है, उसका कोई भी अस्तित्व
नहीं रहा है। समझ आई बहुत मोटे मोटे तौर पे अपन क्या करना चाह रहे हैं, है ना? देखो छोटी छोटी सी धाराएं हैं, अपन को वापस से देखना स्टार्ट करते हैं एक बार से कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी अब तक के लिए। देखिए अपन 171 से स्टार्ट करते हैं ना। 171 में क्या लिखा हुआ है, देखिए 171 में हमने आज की क्लास में क्या देखा कि भूखंड के उपविभाजन या निजी मार्ग बनाने की मंजूरी। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास कोई जमीन का टुकड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका उपविभाजन कर सकते हैं, उसके टुकड़े कर सकते हैं और उसका स्वामित्व भी दे सकते हैं, किसी एक व्यक्ति को दे सकते हैं या फिर किसी पूरे सेगमेंट या पूरे किसी ठेकेदार को भी दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसके साथ साथ में राज्य सरकार के नियमों के अधीन नगर पालिका मंजूरी देने से मना कर सकती है। इस संबंध में कोई भी क्षतिपूर्ति भी नहीं दी जाएगी। इसके साथ में हमने देखा मंजूरी के विरुद्ध निर्माण को नगरपालिका हटाने को कह सकेगी। अवमानना करने पर कितना लगाया जाता है जुर्माना, 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अवमानना जारी रहने पर 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से क्या किया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। तो 171 नंबर धारा मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं उपगत व्यय की वसूली। उपगत व्यय की वसूली का मतलब सिंपल सा ये था कि धारा नंबर 168, 169 और 170, 171 के तहत अगर आप पे किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई के बाद में अगर कोई भी किसी प्रकार का नुकसान होता है या एक्स्ट्रा कोई खर्चा आता है, एक्स्ट्रा कोई भी बर्डन आता है, किन किन आर्टिकल के तहत 168, 169, 170 और 171 के अधीन अगर कोई भी क्या आता है, कोई खर्चा आता है, कोई व्यय आता है, एक्स्ट्रा व्यय आता है, तो नगर पालिका क्या करेगी, भूमि के स्वामी से क्या करेगी, उस चीज की वसूली करेगी। भाई सिंपल सी बात है, आपका आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया और उसके अंदर अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है कि नुकसान हो रहा है उस चीज का, तो उस समय पे क्या किया जाएगा, जो भी नुकसान हुआ है नगर पालिका का, तो उसका नुकसान का व्यय कौन भरेगा, जो भूमि का मालिक है वो खुद ही क्या करेगा, इसका व्यय भरेगा। समझ आएगी यहाँ तक चीजें। आगे देखते हैं अपन 173। 173 में क्या होता था, परियोजनाओं और स्कीमों को बनाया जाना और उनकी विषय वस्तु तैयार करना। क्षेत्र के एकीकृत विकास और विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए नगर पालिका स्कीम बना सकेगी। इन योजनाओं में निम्न प्रावधान किए जा सकते हैं। योजना में शामिल भूमि का नक्शा तैयार करना, किसी भूमि को सड़क, पार्क, शॉपिंग सेंटर, अस्पताल, आवास के लिए आरक्षित करना, भूमि का उपविभाजन किया जा सकता है। उपविभाजित भूमि को भूमि के स्वामियों को अधिकार दिया जा सकता है। सिंपल सिंपल चीजें, पढ़ने वाली चीजें और कुछ नहीं है इसके अंदर। पुनर्निर्मित संरचना को हटाया जा सकता है, मार्गों का निर्माण किया जा सकता है, जल निकास, रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट हो गया, संचार आदि की व्यवस्था की करना वहां पे सब इनका काम होगा। साफ सफाई की व्यवस्था करना ये इनका काम होगा। संपत्तियों का विक्रय करना, पट्टे देना, सारे इनके अंडर में रहेंगे। धार्मिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय अभिरुचि की संपत्तियों का भी क्या करना, रख रखाव करना। दिव्यांगों, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए जमीन आरक्षित करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब तक कोई ऐसा केस नहीं आया था जिसमें कि कोई जमीनें ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आरक्षित की जा रही है। कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई पर्टिकुलर जो फ्लैट वगैरह है वो रिजर्व की जा रहे हैं किसके लिए, एससी एसटी के लिए या फिर दिव्यांग जनों के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर बनता है, तो आपको क्या करना है, उसे ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट देखा हमने कि और इसके क्या क्या चीजें हैं, भवन निर्माण के लिए क्या बनाए जा सकते हैं, नियम बनाए जा सकते हैं। क्या क्या नियम हो सकते हैं, प्रत्येक भूखंड का क्षेत्र, स्वामित्व और समयावधि पूरी पूरी दे सकती है कि कोई भूखंड का क्षेत्र कितना होगा ये पता होना चाहिए, स्वामित्व किसका रहेगा ये पता होना चाहिए, और समयावधि कितने टाइम, अगर मान लीजिए हमने या तो फ्री होल्ड दे दिया या कोई लीज या पट्टा में बना के दिया, पट्टा जैसे 99 साल का पट्टा या लीज दे दिया हमने, तो उसकी समयावधि भी क्या की जा सकती है, डिसाइड की जा सकती है। वह सीमा जिस तक भूखंडों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, सेम टू वही बात है। लागत का वह भाग जो नगर पालिका द्वारा वहन किया जाएगा वो भी सारा उसके लिखा जाएगा। उसके बाद है निचली या फिर दलदली या अस्वास्थ्यकर भूमि में सुधार किया जाएगा। मैंने जैसे कि अभी आपको बताया था कि क्या किया जाएगा, अगर मान लिया कहीं पे दलदल है या फिर कहीं पे निचला खड्डा है बहुत बड़ा, अब बाकी लोग यहाँ पे रह रहे हैं और लोग यहाँ पे घर बनाएंगे तो दिक्कत होगी, पानी आएगा जब भी यहाँ पे तो पानी घुस जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या किया जा सकता है, उनको जो अस्वास्थ्यकर भूमि है उसको क्या किया जाता है, स्वस्थ किया जाता है, उनको सही रूप से तैयार किया जाता है। उसके बाद देखना स्टार्ट किया था हमने कि परियोजनाओं और स्कीमों की तैयारी, तैयारी कैसे होगी स्कीमों की, किसी भी विकास क्षेत्र में प्रस्ताव पारित करके ये परियोजनाएं बनाई जा सकती है। परियोजना की घोषणा के 30 दिन में राजपत्र में अधिसूचना जारी करनी होगी। 1 वर्ष में नगर पालिका परियोजना तैयार करेगी। उसके बाद लोगों से आपत्तियां मांगी जाएगी, आपत्तियां भी हर जगह पे मांगी जाएगी, ध्यान रखना इस बात का, जिसके लिए 30 दिन का क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। आपत्तियों पर विचार करने के बाद योजना को अनुमोदित किया जाएगा। अंतिम योजना को राजपत्र में गजट में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी भूमि जो नगर पालिका में निहित हो, जिस पर विकास के लिए किसी भी निर्माण या व्यक्ति को हटाने की आवश्यकता न हो, उपरोक्त प्रावधान पर लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या था इसके अंदर।
पुनर्विकास स्कीम के अंदर हमने क्या देखा था, ऐसे भवन जो मरम्मत के अभाव में, पुनर्विकास स्कीम सिंपल सा मैंने आपको क्या बताया था कि पुनर्विकास स्कीम के अंदर क्या होता है कि कोई ऐसा भवन बनाया, जैसे मान लो एक बिल्डिंग के लिए आपने तैयार किया, ये एरिया आपने तैयार किया, अब इसके अंदर क्या किया आपने, बिल्डिंगें बना दी, ये 5-5 मंजिले 6-6 मंजिले आपने क्या किया, एक बिल्डिंग को बना दी यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर आपने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, पीछे बना रखे बिल्डिंग, तो आपने खूब सारे प्लॉट काट रखे हैं। अब कोई कारण आ गया कि सिंपल सा किसी ने बोला कि यहाँ पे भूत रहते हैं, कोई अफवाह फैलेगी, है ना। अब अफवाह फैलेगी यहाँ पे भूत रहते हैं, लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लैट लेना बंद कर दिया, ये एकदम खाली खाली पड़े, जर्जर हालात में पड़े, इनको पड़े हुए लगभग 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल तक हो चुके, बिल्डिंगें खाली खाली वैसी की वैसी। अब कोई एक अधिकारी आता है जिसको लगता है कि यार इनको अपन सही भी तो कर सकते हैं, इतना किराया बढ़ रहा है, इतनी भीड़, इतनी मारामारी हो चुकी है, और ये इतना पूरा एरिया खाली पड़ा है, क्यों ना इसको रिनोवेट किया जाए। उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इनको पूरा पूरा वापस से तैयार किया जाएगा। उसी की स्कीम को क्या बोलते हैं, ऐसे भवन जो मरम्मत के अभाव में मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है, जहां प्रकाश, हवा, रास्ते आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी उस क्षेत्र को पुनर्विकास योजना में क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है। पुनर्विकास योजना मतलब पुनः उसका विकास करना, जीर्णोद्धार करना, समझाई बात। आगे देखते हैं, धारणा नंबर 176 का देखते हैं, परियोजना और स्कीम को अनुमोदन के लिए नगर पालिका में प्रस्तुत करना। क्या करना, परियोजना को प्रस्तुत करना। मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर होता है, वो क्या करेगा, प्रत्येक योजना, पुनर्विकास योजना या परिवर्तित योजना को शीघ्र अतिशीघ्र किसके सामने से प्रस्तुत करेगा, नगर पालिका के सामने प्रस्तुत करेगा। क्या इसके अंदर देखा था अपन ने कि पहले तो उसने पुनर्विकास योजना शुरू कर दी, भाई उसके दिमाग में है कि ये अपना काम करना चाहिए, उसके दिमाग में काम आया तो ये क्या करे, सबसे पहले आके किसको बताएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को आकर के बताएगा। और देखते हैं, नगर पालिका नियमों के अधीन योजना को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकती है। भाई अगर नगर पालिका को लगा कि यार हमारे नियमों के मुताबिक है, अपन इसमें काम कर सकते हैं, तो वो करेगी, अगर नहीं कर सकते वो छोड़ देगी, भाई नहीं करना हमारे को काम, बात खत्म, है ना। उसके बाद देखते हैं अगला, यदि अनुमोदित स्कीम प्रकाशन के 2 वर्ष के अंदर नगर पालिका क्रियान्वयन न कर पाए, तो उसे क्या माना जाएगा, व्यापक माना जाएगा। ये अपने अभी लेटेस्ट धारा पढ़ी थी, जिसके अंदर क्या था, अगर मान लीजिए कोई ऐसी धारा है जो क्या हो रही है अभी 2 साल तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है किसी कार्य का, तो उस कार्य को ये माना जाएगा कि ये कार्य क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। अगर इस पे काम होगा तो वापस से सेम टू सेम प्रोसीजर वापस करना पड़ेगा, नई से स्कीम बनानी पड़ेगी। 2-2 साल तक किसी काम को अटका करके नहीं रखा जा सकता है। ये किस केस में है, अगर काम शुरू ही ना हुआ हो, है ना। क्या लिखा है, यदि अनुमोदित स्कीम प्रकाशन के 2 वर्ष के नगर पालिका क्रियान्वयन न कर पाए, तो उसे व्यापक माना जाएगा। धारा नंबर 178। उसके बाद बात करते हैं 179। धारा नंबर 179 क्या होती है, परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण। क्या है, परियोजना या स्कीम का उपांतरण या फिर प्रत्याहरण। किसी भी परियोजना को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके वापस लिया जा सकता है। सिंपल सी बात है, कोई एक ऐसी परियोजना जो हमने स्टार्ट की है, कोई ऐसी हमने स्कीम स्टार्ट की है जिसके लिए हमने सारे प्रोसीजर फॉलो किए कि हम इस प्रकार से काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, हम सारी सारी पूरी एकदम अच्छे तरीके से योजना बना ली, हम उस पर काम करना स्टार्ट करने लगे, हमने स्कीम बना दी, राजपत्र जारी करी, सब कुछ सही है। अब क्या है, एक टाइम ऐसा है कि हमें लगा कि हमारे पास फंड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इस स्कीम में इसके लिए फंड ज्यादा चाहिए और हमारे पास फंड की व्यवस्था इतनी नहीं। या कोई भी ऐसा कारण बन जाए कि हमारे को लगे कि हम इस क्रिया को या फिर इस योजना को क्रियान्वयन या एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, हमारे सामने समस्या आ सकती है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर किसी भी परियोजना को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके वापस लिया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भाई सिंपल सी बात है, हम उस योजना को लागू कर रहे हैं, तो हमने उसके अंदर धारा के अंदर लगा दिया कि हमें क्या करना है, काम करेंगे, ये योजना लेकर के आ रहे हैं। अगर हमें उस पर काम नहीं कर पा रहे तो हम क्या करें, उसको वापस ले लेंगे, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट देखो, यदि परियोजना को सफल बनाने के लिए कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नगर पालिका परिवर्तन कर सकती है, लेकिन परियोजना का मूल स्वरूप बदलना नहीं चाहिए। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए हमने कोई एक स्कीम बनाई, बहुत बढ़िया स्कीम थी, एकदम लग रहा था कि 4 चांद लग जाएंगे, शानदार स्कीम है, इससे बढ़िया कुछ तो कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन स्कीम आने के बाद हमारे को लगता है कि यार थोड़ी सी कमी रहेगी, अगर ये कर देते हैं हम इसके अंदर ऐड, तो जबरदस्त हो जाएगा, काम बढ़िया हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा ये चेंज कर दें, ये बढ़िया हो जाएगा, अगर ये चेंज कर दिया तो ये बढ़िया हो जाएगा। अब हमारे दिमाग में कुछ नए नए खुराफाती आइडिया आ जा रहे हैं, अब हमें उन आइडियाज को क्या करना है, उसके लागू करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये बात बताई गई है इसके अंदर, क्या बताया गया है, यदि परियोजना को सफल बनाने के लिए
कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नगर पालिका परिवर्तन कर सकती है। क्या कर सकती है? नगर पालिका परिवर्तन कर सकती है, लेकिन परियोजना का मूल स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना बदलना चाहिए? मूल स्वरूप। अच्छा, ये मूल स्वरूप क्या होता है? मूल स्वरूप जैसे कि एससी एसटी के लिए हमने कुछ प्रोग्राम बनाया है ना? उनके लिए क्षेत्र आरक्षित किया है, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। भाई हमने उसको छेड़छाड़ी कर रहे हैं। या फिर हमने क्या किया, कुछ स्कीम बनाई थी जो किसके लिए बनाई है? एग्रीकल्चर लैंड के लिए बनाई है। हम उसके अंदर छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया को भी इंक्लूड करा रहे हैं, तो ये भूमि के साथ छेड़छाड़ है। पहले हमने एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो काम कर रहे थे, अब हम क्या करें, उसके अंदर छेड़छाड़ करके उसके अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को डाल रहे हैं, तो इसका मूल स्वरूप बिगड़ रहा है ना। तो हम ये मूल स्वरूप को नहीं बिगाड़ना हमारे को। बाकी हम किसी भी चीज के अंदर अगर लगता है योजना का क्रियान्वयन करने में या योजना को बढ़ाने में हम ये कुछ हो सकता है, तो भी हम चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गई मेरे ख्याल से बात। क्या है धारा 179? परियोजना या स्कीम का उपांतरण या प्रत्याहरण। क्या होता है? सिंपल सी बात है, किसी भी योजना को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके वापस लिया जा सकता है। राजपत्र में ये सूचना जारी करके किसी योजना को लाया जाता है। अगर वापस भी लेना है तो हमें राजपत्र में क्या करनी होगी? अधिसूचना जारी करनी होगी। क्यों करते हैं अभी अधिसूचना जारी? भाई सिंपल सी बात है, अगर आज हमने कह दिया कि हम इस प्रकार से काम करेंगे और हम क्या करते हैं, वो काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कोई व्यक्ति उसके हिसाब से कुछ काम करने की तैयारी करना हो कि हमें ये काम करना है, कल को उसका नुकसान हो सकता है। तो जनमानस का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, सब चीजें की जाती है। मेरी हिसाब से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यदि परियोजना को सफल बनाने के लिए कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो नगर पालिका परिवर्तन कर सकती है, लेकिन परियोजना का मूल स्वरूप क्या नहीं होना चाहिए? बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। धारा नंबर 180। धारा नंबर 180 क्या कहती है? नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करने की राज्य सरकार की शक्ति। क्या है? नगर पालिका से स्कीम बनाने की अपेक्षा करना राज्य सरकार की शक्ति। राज्य सरकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को किसी क्षेत्र के लिए विकास योजना बनाने के लिए निर्देश दे सकती है। भाई एक सिंपल सी बात है, राज्य सरकार भी तो ये चाहती है ना कि आपको हम इतनी पावर दे रहे हैं, आपको नगर पालिका का मुख्य अधिकारी बना रहे हैं, आप नगर पालिका हो, आपके लिए चुनाव करवाया जाता है, इतना खर्चा किया जाता है, इतनी पावर्स दी जाती है, सारा कुछ कर रहे हैं, तो भी कुछ काम भी तो करोगे आप। ऐसे तो है नहीं कि सीधे बैठे बैठे कि आपको फ्री पॉकेट में राज्य सरकार सारे काम कर करके लाती जाएगी। ये लो जी, हमने लाइन बना दी है, छोटे बच्चों का था ना कि ए लिखा हुआ, ए के ऊपर बार बार ऐसे लिख फिर आते रहो, वो तो काम करना नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जाता है, इन्होंने यही कहा है कि जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, नगर पालिका से कुछ अपेक्षा ही कर सकती है कि भाई आप भी तो कुछ काम करो, हम आपको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ये इस प्रकार से ऐसा थोड़ा सा काम होना चाहिए। कैसा कैसा काम होना चाहिए? थोड़ा सा काम होना चाहिए। अब वो क्या क्या काम हो सकता है वो आपको बता दिया जाएगा। अब उसके हिसाब से डेवलपमेंट जो स्कीम है वो किसको लागू करनी है? अब आपको लागू करनी है। तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? आपसे कुछ अपेक्षाएं कर सकती है कि क्या काम है क्या नहीं है। समझ आई यहाँ तक बातें? ठीक है। तो धारा नंबर 180 क्या कहती है? नगर पालिका से स्कीम बनाने की या योजना बनाने की अपेक्षा करना राज्य सरकार की क्या है? शक्ति है। वो उसको कह सकती है तुम्हें ऐसी स्कीम बनानी है, तुम्हें ऐसा कुछ काम करके दिखाना है हमारे को। समझे यहाँ तक चीजें? क्या है? राज्य सरकार मुख्य नगर पालिका अधिकारी को किसी क्षेत्र के लिए विकास योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश दे सकती है। समझ आएगी बात? चलिए आगे देखते हैं। धारा नंबर 181, जनहित में नगर पालिका की किसी योजना बनाने की शक्ति है। ये क्या बता रही है कि जनहित में नगर पालिका क्या कर सकती है? कोई योजना बना सकती है। भाई सिंपल सी बात है, वो हमने पिछले आर्टिकल में क्या देखा कि नगर पालिका अगर चाहे तो वो क्या, सॉरी, राज्य सरकार चाहे तो वो क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी सॉरी, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी नगर पालिका के अधिकारी से ये अपेक्षा कर सकती है, आप क्या करोगे, कुछ स्कीम बनाओगे, ठीक है। ये तो राज्य सरकार अपेक्षा कर रही है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है धारा 181 के अंदर कि जनहित में नगर पालिका क्या कर सकती है, किसी भी योजना बनाने को की शक्ति खुद रखती है। यहाँ तक आगे बातें समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो 181 तक धाराएं अपन पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी बिल्कुल एकदम क्लेरिफिकेशन है इन धाराओं के अंदर, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इनको बार बार पढ़ना है, बार बार याद करना है। याद करोगे चीजें शायद से क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ऐसे कोई ज्यादा बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। अपनी धाराएं भी बिल्कुल कम रही है अब तो, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर क्या है, बहुत सारे पोर्शन तो हटा दिए गए हैं। तो जो जो पोर्शन आपके सिलेबस के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस आगे चलेगा। तो आपको क्या करना है, बार बार इनका रिवीजन करना है, लिख लिख के देखिए हर एक अध्याय के हिसाब से, इन धाराओं के अंदर ये था, इस धारा के अंदर ये था। और जो दूसरा अध्याय है, आप सबसे ज्यादा फोकस उस पर करो, उसकी धाराओं को रटने की कोशिश करो, क्योंकि बाकी जितने भी अध्याय हैं वो सारे क्या है, क्लैरिफिकेशन की धाराएं हैं ज्यादातर। ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा।
तो आपसे ज्यादातर इसके मामले में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप लोग बस सिंपल टू सिंपल क्या करना है, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि अच्छा ये काम होगा तो ये होगा, ये जुर्माना लगाया जाए इस प्रकार से जुर्माना लगाया जाएगा, ये काम होता है, ऐसे ऐसे अध्यादेश जारी होता है, इस प्रकार से स्कीम बनती है, स्कीम के अंदर को क्या क्या काम होता है, स्कीम बनाते हैं तब कैसे बनाया जाता है, स्कीम को हटाते हैं तब कैसे हटाया जाता है, स्कीम के अंदर हम संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, वो सारी सारी बातें हमें बार बार घूम घूम करके देखनी होती है। ठीक है, तो आज के अपने क्लास में इतने ही पढ़ते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।